नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना से इस वक्त जंग जारी है। ये एक महामारी है, लेकिन आपकी, हमारी और हम सबकी भी तो एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी ये मास्क लगाकर जरूर रखें, क्योंकि ये मास्क इस समय कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 इंडिया ने तो बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर दें कि लोगों से आपसे लोगों की दूरी सुरक्षित है, आप बिल्कुल अलग हैं, जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अहम घोषणाएं इस वक्त की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम लोगों की मदद में जुटे हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि जिस परिवार के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हुई, उस परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए हैं, उनके हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी। साथ ही साथ कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का खर्च 25 साल तक का दिल्ली सरकार ही उठाएगी, और तब तक ये आर्थिक मदद भी उन्हें 25 साल की उम्र तक जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 72 लाख लोगों को हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज देने की बात कही। 5 किलो दिल्ली सरकार की ओर से और 5 किलो जो केंद्र सरकार की ओर से आता है। 4 अहम बातें जिसका ऐलान करने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा है कि 72 लाख लोग ही हैं जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि उन्हें भी इस तरह की मदद मिले, तो वो बगैर कार्ड के भी ये राशन हासिल कर सकता है। ऐसे कार्ड धारकों को 5 किलो राशन, जिसमें पहले कोई शुल्क दिल्ली सरकार की ओर से लिया जाता था, अब वो फ्री दिया जाएगा। लेकिन 5 किलो राशन जो केंद्र सरकार की ओर से आता है, वो भी कुल मिलाकर 10 किलो राशन इन लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। खास बात यह भी रही कि 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की बात भी कही गई है दिल्ली सरकार की ओर से उन लोगों के परिवारों के लिए, परिजनों के लिए जिनके परिवार में कोरोना की वजह से मौत हुई है। कमाने वालों की अगर मौत हो गई तो 2,500 रुपए महीने पेंशन भी परिवार वालों को देने का ऐलान केजरीवाल की ओर से किया गया है। ये 72 लाख का कोटा केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा फिक्स किया है कि इतने ही राशन कार्डधारी होंगे, तो नए राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा ख़त्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, क्या सबसे खास बात रही जिसका ऐलान करने के लिए केजरीवाल आज सामने आए थे? जावेद, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, आज केजरीवाल कुछ अहम घोषणाएं करने के लिए आए थे। क्या सबसे खास बात रही सरकार की ओर से जो बताई गई? देखिए, सबसे बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये किया है कि जिनके घर में कोरोना से मौत हुई है, मुआवजे के तौर पर 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। 4 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो हैं दोनों ही जिनकी मौत हो गई है, 25 साल की उम्र तक उनको 2,500 हजार रुपए दिए जाएंगे, और साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये इसके अलावा जो राशन का उन्होंने ऐलान किया है, वो उन्होंने कहा है कि 10 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है उन 72 लाख लोगों को। अब सबको राशन दिल्ली में फ्री दिया जाएगा, बस उसे ये कहना होगा कि वो गरीब है। तो ऐसी 4 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज की है। निश्चित तौर पर बड़ी त्रासदी दिल्ली ने पिछले दिनों देखी है। ऐसे में ये घोषणा जो की है, इनसे कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि जितना दर्द लोगों ने सहा है, बहुत लोगों ने अपने लोग खोए हैं, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि वो क्षति पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इस मुश्किल वक्त में दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। ये जो सबसे खास बात है जावेद, कि मुफ्त अनाज दिया जाएगा, राशन 10 किलो, लेकिन क्या 10 किलो ये राशन मुफ्त दिया जाएगा पूरी तरीके से, अगर उसके पास राशन कार्ड ना हो तो भी, अगर वो चाहता है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
मुफ्त राशन सभी दिल्ली वालों को दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड हैं। ये शिकायत बीच में आ रही थी कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने अब कहा है कि पूरी दिल्ली में जो लोग जिन्हें राशन की जरूरत है उन्हें राशन दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ बताना होगा कि वो गरीब है, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो घोषणा की थी 50-50 हजार रुपए मुआवजे की, और जिनके घर में मौत हुई है, पेंशन की राशि की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। तो कुल मिलाकर 4 ये एक राहत की खबर भी लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ इस जंग में एक और बेहद अहम कदम, दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत हो गई है। कोरोना मरीज जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीज को तभी मुहैया करवाया जाएगा जब डॉक्टर की सलाह हो। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हर जिले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोले हैं। हर बैंक में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाने पर कोई चार्ज नहीं होगा और मेडिकल टीम उसे घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ओला कैब कंपनी को भी इससे जोड़ा है, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों के जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक की ही तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए हैं। हर जिले में एक बैंक होगा और उस बैंक में 200 कंसंट्रेटर होंगे। जिसको चाहिए होगा वो कॉल करेगा और तुरंत यहाँ से जो सेंटर बनाया गया है वहां से उनके घर पर भेजा जाएगा। अब ये बैंक कैसा होगा ये आपको दिखाते हैं। इस वक्त साकेत में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक पॉलीक्लिनिक है और उस पॉलीक्लिनिक को ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक बनाया गया है। ये आप तमाम जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देख रहे हैं ये इसी तरीके से यहाँ पर लाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉल आती है, जो भी होम आइसोलेशन में है या कोई मरीज है जिसको जरूरत है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, उसकी कॉल आती है। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तस्वीर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इनके पास कॉल आती है, ये कॉल रिसीव करते हैं और इनको उसके बाद वो मरीज से और उसके जो अटेंडेंट हैं उससे पूरी जानकारी जुटाते हैं, पैरामीटर्स के बारे में पूछते हैं और जब उनको लगता है कि उसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना चाहिए तो फिर यहाँ से ये जो शख्स हैं ये कंसंट्रेटर लेकर उनके घर तक जाते हैं। अभी आप कहीं जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं? सफदरजंग जा रहे हैं। वहाँ किसी को जरूरत? जी। तो अब आप कैसे जाएंगे यहाँ से? ओला करके। ओला करके जाएंगे। तो ओला का किराया आपको देना होता है या जो जिसने मांगा उसको देना होता है? नहीं, पेशेंट को नहीं देना, पेशेंट को नहीं, सरकार दे रही है। सरकार की तरफ से। तो ओला के जरिए ये लेके जाएंगे और इसका किराया जो है सरकार देगी, किसी मरीज को नहीं देना है। अब हम यहाँ से इस टीम के साथ सफदरजंग एनक्लेव की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर एक घर में वहाँ से डिमांड आई है, कितवई नगर जा रहे हैं, वहाँ से डिमांड आई है, वेरीफाई कर लिया गया है। वहाँ चल के देखते हैं कि किस तरीके से कंसंट्रेटर जो है वो घर तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से ओला के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अब कितवई नगर पहुँच चुका है। जो स्टाफ है जो यहाँ पर ये कंसंट्रेटर लेकर पहुँचा है वो अब पीपीई किट पहनकर इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको कोरोना मरीजों के पास पहुंचना है जिनको इनको कंसंट्रेटर देना है। इनसे बात कर लेते हैं। तो आप इसी तरीके से पीपी किट पहन के जाते हैं? जी सर, पीपी किट पहन के जाना है, उनको डेमो भी देना है। अच्छा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन करके उनको डेमो देना है, उनको इसके बारे में जानकारी देनी है ताकि वो इसको यूज कर सके अच्छे से और उनको कोई परेशानी ना आए। ये पीपी किट इन्होंने पहन लिया और इस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो अब वहां तक पहुंचाया जाएगा जिन्होंने इसकी मांग की थी। तमाम तरीके से कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन देश भर में कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के डीएम से भी बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी डीएम की भूमिका की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को कोरोना से लड़ाई का कमांडर बताते हुए कहा कि सभी जिलाधिकारियों को यह छूट है कि वो अपने हिसाब से हालात का आकलन करें और कोरोना पर काबू पाने के लिए जिले में जो भी जरूरी कदम वो उठा सकते हैं वो उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांवों में कोरोना फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीएम ने बताया कि कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं जिनकी मॉनिटरिंग भी जिलाधिकारियों की ही जिम्मेदारी है। पीएम ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने की बात कही है। अपने जिले में स्थिति संभालने के लिए लगातार काम करते रहे।
इससे जिले में अन्य लोगों का हौसला भी बढ़ा और आपसे प्रेरणा भी मिली। बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात इन जिलाधिकारियों से कही है। इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती। 9 राज्यों के सीएम और जिलाधिकारियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिलाधिकारी अपने जिले के मुताबिक काम करें। अगर उन्हें लगता है कि सरकार की किसी गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किया जा सकता है तो निसंकोच उसमें बदलाव करें और अपने जिले में उसे लागू करें। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। और एक बड़ी खबर, अग्रिम जमानत याचिका पहलवान सुशील कुमार की कोर्ट में खारिज हो गई है। वो लगातार पुलिस जिन्हें ढूंढ रही है, अपहरण और हत्या का आरोप जिस सुशील कुमार पहलवान पर है, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका डाली थी लेकिन कोर्ट से वो खारिज हो गई है और अपहरण और हत्या के केस में वो फरार चल रहे हैं। लगातार पुलिस कई जगह दबिश दे रही है लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट में पहलवान सुशील कुमार की ओर से दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पहलवान सागर के अपहरण और हत्या का आरोप सुशील पर लगा है और बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार उनकी तलाश में कई जगह दबिश भी दे रही है और इसके लिए तो ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए पहलवान सुशील कुमार ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन ये याचिका कोर्ट ने दाखिल कर दी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई तो कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 1 लाख का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। इसके साथ ही साथ सबसे खास बात यह कि पुलिस लगातार पहलवान सुशील कुमार की तलाश में है। दरअसल विवाद के बाद पहलवान सागर के अपहरण और हत्या का आरोप सुशील पर लगा। अमित कुमार सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, किस तरह की दलीलों के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुशील कुमार को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती?
जी हाँ, बिल्कुल। द्वारका कोर्ट से सुशील कुमार को करारा झटका लगा है। अग्रिम जमानत याचिका जो कि सुशील कुमार ने दायर की थी, उसे द्वारका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। द्वारका कोर्ट में जिस तरीके से आज सुशील कुमार की तरफ से दलीलें दी गई थी, उनके वकील ने दलील दी थी कि इसमें सुशील कुमार का किसी भी तरीके से कोई मामला नहीं बनता है। जो एफआईआर दर्ज हुई है 302 का, उसमें वो किसी भी तरीके से उन पर कोई मामला नहीं बनता है और लिहाजा वो पुलिस की को हर मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ तक की दलीलें दी गई कि उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। तो इस पर दिल्ली पुलिस ने उन मेडल जीतने पर आभार व्यक्त किया, कहा कि उन्हें गर्व है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया, जिस तरीके से फायरिंग हुई, हत्या का मामला सामने आया, उसके तहत जो मुख्य आरोपी है वो सुशील कुमार ही नजर आते हैं अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में। लिहाजा सुशील कुमार को की गिरफ्तारी जरूरी है और गिरफ्तारी की वजह से गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस जो है हर जगह दबिश कर रही है। 1 लाख का इनाम भी रखा गया। यहाँ तक कि नॉन अवेलेबल वारंट एक कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किया है, जिसे कोर्ट ने मानते हुए सुशील कुमार को करारा झटका देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जी। और अब जबकि वो जमानत चाह रहे थे, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। 1 लाख का इनाम भी इन पर रखा गया है। पुलिस ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है और लगातार इनकी तलाश भी की जा रही है। वहीं सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने टूलकिट मामले पर कांग्रेस को घेरा है। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर फैलाने में माहिर है। उन्होंने कांग्रेस को इन सभी से अलग निकल करके आगे निकलकर कुछ अच्छा करने की भी नसीहत दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है। कांग्रेस की इन हरकतों को देश देख रहा है। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस टूलकिट मॉडल से ऊपर उठे और कुछ अच्छा काम करे। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। संबित पात्रा ने एक टूलकिट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और उसे कांग्रेस की टूलकिट बताते हुए कांग्रेस पार्टी पर सीधे निशाना साधा। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है। साथ ही साथ कांग्रेस कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरे देश में भ्रम फैला रही है। यह आरोप बीजेपी नेता संबित पात्रा ने लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने टूलकिट बनाई और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की एक चाल चली गई है। संबित पात्रा ने आगे ये कहा है कि पीएम मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने विदेशी मीडिया का भी सहारा लिया और कोरोना के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की है। बीजेपी की ओर से आरोप यह लगा कि कांग्रेस ने कोरोना में मदद के नाम पर राजनीति की और इसके बाद कांग्रेस का चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस ने देश का अपमान किया है। आरोप आगे ये भी लगाया कि कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए और इसके बाद तय हो गया कि कांग्रेस का बर्ताव गिद्ध से भी बुरा है। गंभीर आरोप बीजेपी का कांग्रेस पर। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया चैनल जिस न्यूज़ को अभी चला रहे हैं उससे हमें प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में और मीडिया के न्यूज़ में भी आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो विदेशी मीडिया का भी सहारा ले रही है। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है, मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए
एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस के व्यवहार को गिद्ध की तरह बताया। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय है। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर हमला हुआ तो पलटवार होना था। कांग्रेस ने ऐसा ही किया। कांग्रेस ने संबित पात्रा के आरोपों को सबसे पहले सिरे से खारिज किया। कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने ट्वीट कर कहा कि जिस टूल किट को बीजेपी कांग्रेस का बता रही है वो पूरी तरह से फर्जी है, और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार की। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने की भी चेतावनी दी। कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने ट्वीट किया और लिखा, बीजेपी कोरोना पर एक फर्जी टूल किट का प्रचार कर रही है और इसे कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट का काम बता रही है। इस मामले में हम जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ फर्जीवाड़ा फैलाने पर एफआईआर कर रहे हैं। जब हमारा देश कोरोना की तबाही झेल रहा है तब लोगों की मदद करने की बजाय बीजेपी फर्जीवाड़े में जुटी है। कांग्रेस का पलटवार बीजेपी पर। कैसे भाजपा का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कांग्रेस को बदला। कोई पोस्टर लगा के अगर वैक्सीन का अधिकार मांगे उसे गिरफ्तार करें। हमारे पास जो सबूत हैं हम एफआईआर लिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के कांग्रेस लिखाएगी। पर संबित पात्रा का क्या कहना, उन्हें रखा इसलिए जाता है। साथ ही यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के आरोपों पर पलटवार किया। श्रीनिवास ने ट्विटर पर लिखा, जितनी मेहनत फर्जी टूल किट बनवाने में, यूथ कांग्रेस के कामों को नकारने में और हमें बदनाम करने में की जा रही है, उतनी मेहनत बीजेपी ने अगर जमीन पर की होती तो आज लाखों हिंदुस्तानी जिंदा होते। समझ नहीं आता मदद की जाए या इनकी बचकाना हरकतों का जवाब दिया जाए। बीजेपी पर पलटवार कांग्रेस नेता का। साथ ही कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दिया, जिसका बीजेपी ने भी जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है। विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं। विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। कांग्रेस का टूल किट जो सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है। लाशों की राजनीति की है। लाशों के ऊपर नजर किसकी रहती है? गिद्ध की नजर रहती है। गिद्ध की नजर रहती है। बर्बाद करने पर तुली हुई कांग्रेस है। ये विदेशों की एजेंट कांग्रेस है। एक तरफ सियासी कोहराम, दूसरी तरफ टाउटे का तूफान, और इस तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश अब तक लगातार जारी है। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर, गेल कंस्ट्रक्शन के सभी 137 कर्मचारियों को दमन के समंदर से निकाल लिया गया है। इसके अलावा दूसरी जगह पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुल मिलाकर 4 जहाजों पर समंदर में 707 लोग फंस गए। अब एक एक कर इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है।
दमन में ऐसे ही एक जहाज में फंसे 317 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 390 लोग अब भी समंदर में अलग अलग जहाजों में फंसे हुए हैं। नौसेना और कोस्ट गार्ड की ओर से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दमन के पास समंदर में फंसे गिल कंस्ट्रक्शन के सभी 137 कर्मचारियों को बचाया गया। गिल कंस्ट्रक्शन के ये कर्मचारी एक छोटे जहाज पर कल से फंसे हुए थे, जिनको बचाने का काम कई घंटों तक चलता रहा। इसके साथ ही साथ समंदर में फंसे 707 में से अब 317 लोगों को बचाया जा चुका है। बाकियों को सुरक्षित निकालने का काम भी जारी है। और ये तस्वीरें उसी तरह के एक रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे अंजाम दिया गया है। 390 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में फंसे हुए हैं। दरअसल टाउटे तूफान की वजह से समंदर में कई अलग अलग कारणों से गए हुए अलग अलग जहाज पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन तूफान इतना भयंकर है कि जो लोग बाहर बचकर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरों को नजदीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उन जवानों के लिए भी एक बड़ी मशक्कत कि समंदर में फंसे उन लोगों को बचाया जाए। लेकिन किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं। साइक्लोन टाइटू की वजह से बॉम्बे हाई में तकरीबन 3 बार यानी 3 बड़े जहाज बॉम्बे हाई में फंस गए थे। 707 लोग की जानें अटकी हुई थी। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप बाहर देख रहे हैं बड़ी सी जो बोट है वो गेल कॉन्स्ट्रक्टर की बोट है। ये बोट बॉम्बे हाई में फंस चुकी थी और उसका एंकर टूटने के बाद ये तैरकर यहाँ पर आकर अटक चुकी है दहानू के पास। अब कोस्ट गार्ड और नेवी का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 137 लोग इस बोट में फंसे हुए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि इस बोट में से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बड़ा ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का था। सिर्फ 3 जन बचे हुए हैं और 3 जन को जो उसको वहां से रेस्क्यू कराने के बाद ये जो आखिरी राउंड है कोस्ट गार्ड का जो ये चॉपर है चेतक, वो 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर अब यहाँ पर लैंड करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था और कोस्ट गार्ड और नेवी ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 137 लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद यहाँ पर उसे सुरक्षित यहाँ से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद उनकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ से ली जाएगी और डिटेल लेने के बाद उनको जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उनको हैंड ओवर किया जाएगा। वहाँ उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी। बाद में उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो जिस तरीके से जो 3 लोग बचे थे, आखिरी लॉट जो है, जो 3 लोग को जो फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है। अगर मैं आपको नजदीक जाके दिखा जाऊंगा कि जो आखिरी स्लॉट पे जो 3 लोग बचे थे उन्हें कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित वहाँ से एयरलिफ्ट कर बचाया। ये देखिए 3 लोग वहाँ से निकले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो इस जहाज के सीनियर लोग थे, इसलिए उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन के बाद सब लोग को पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया। 137 लोग थे, 137 लोग को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और उसके बाद नेवी और जो कोस्ट गार्ड का था, जो दहानू का जो बाढ़ फंसा हुआ था गेल कॉन्स्ट्रक्टर, उसका ऑपरेशन अब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जो नेवी के जो चॉपर्स थे, हेलीकॉप्टर सीकिंग थे, वो यहाँ से हटा दिए गए। अब चेतक भी यहाँ से अपने बेस की तरफ रवाना हो जाएगा। यानी कि जो पूरा ऑपरेशन था कोस्ट गार्ड और नेवी का वो सक्सेसफुल रहा। अब सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो जहाज को जो बाज वहाँ पे अटका हुआ है उसको हटाने का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और इसके हटाने के भी जो कोस्ट गार्ड और नेवी का अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस बाज को यहाँ से जल्द हटाया जा सके। लेकिन जो 137 लोग फंसे हुए थे उन्हें नेवी और कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित निकाला है। एक बड़ा ऑपरेशन था, उससे पूरी तरह कामयाब किया है। लेकिन अभी भी बॉम्बे हाई में 3 बाज और फंसे हुए हैं, वहां पर भी सैकड़ों लोग की जानें अटकी हुई हैं और कोस्ट गार्ड और नेवी पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी को तय समय पर सुरक्षित समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए। दहानू से कैमरामैन मनीष दुबे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी समंदर में फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीएमसी दफ्तर में आप इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ये मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो अभी बाहर भी निकल कर आए हैं उनके बारे में भी जानकारी मिली कि किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी और सांसत में फंसी हुई थी जान। क्या और ताजा अपडेट?
देखिए प्रशांत, अभी 202 लोगों को निकाला जा चुका है। पूरी सुरक्षित निकाल करके उन्हें बाहर ले आया गया है, जिसमें 2 अलग अलग शिप से लोग थे। उन दोनों शिप से लोगों को निकाला गया है और खास करके ऐसे समय में जब इतना बड़ा साइक्लोन वो लोग झेल रहे थे और करीब करीब उम्मीद ना के बराबर थी बचने की, उस समय में नेवी और कोस्ट गार्ड ने कल साइक्लोन के समय से ही ऑपरेशन शुरू किया और आज दिन भर जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसका असर ये दिखा कि 202 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी जो लोग फंसे हुए हैं, 4 SOS कॉल थी, उस 4 SOS कॉल में से 2 लोगों के करीब करीब इवैक्यूएशन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 400 से ज़्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने का काम शुरू है। अगर नेवी की बात करें तो 3 बड़े जहाज वो नेवी के पहुंचे हुए हैं वहां पर, साथ ही कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल अभी मौसम साफ है, खास करके बॉम्बे हाई के इलाके में या फिर जो कोस्टल बेल्ट है महाराष्ट्र से जुड़ी, जहां पर से SOS कॉल्स आई हैं, उन सारी जगहों को बारीकी से देखा जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हमारे दर्शकों ने देखी कि किस तरीके से एक जो सेलर था उसके पैर में, हाथ में इतनी चोटें आई थी क्योंकि वो डूबते जहाज से नीचे कूद गया पानी में और उसके कारण पूरी फट गई नसें। उसके बाद भी नेवी ने किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला, इस तरीके के तमाम सारे किस्से और तमाम सारी तस्वीरें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन इंडियन नेवी ने ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिस समय 4 बड़े अलग अलग SOS कॉल्स थी और चारों जगहों पर रेस्क्यू एक साथ चल रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज है जिसको नेवी और कोस्ट गार्ड की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल, और ये एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन, टाउटी की वजह से दमन के पास भी समंदर में फंसे गिल कंस्ट्रक्शन के सभी कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अब जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, नेवी के और कोस्ट गार्ड के जवानों को वो भगवान का रूप बता रहे हैं। समंदर में फंसे कर्मचारियों ने तूफान का आंखों देखा हाल भी साथ ही साथ बयां किया है। साइक्लोन टैटू के बाद जो मुंबई हाई सी में बड़े बार्ज यानी कि बड़े बड़े जो नाव होते हैं वो फंस गए थे। 700 से ज्यादा लोग उसमें फंसे हुए थे। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक बार्ज को जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पे पहुंच चुकी है। मैं अपने कैमरामैन मनीष दुबे से बोलूंगा अगर आपको दिखा सकते सामने जो आप बार्ज देख रहे हैं उसका बार्ज का नाम गेल कॉन्ट्रैक्टर है। ये जो बार्ज था बॉम्बे हाई में था, नेचुरल गैस और जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं उसे निकालने के लिए वहां पर ये तैनात था। अचानक जब ये पूरा साइक्लोन आया था, साइक्लोन आने के बाद लोग वहां पर फंस गए थे और इस बार्ज में तकरीबन 137 लोग फंसे हुए हैं और इसका जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो नेवी और कोस्ट गार्ड कर रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि जो देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कोस्ट गार्ड का चेतक है वो यहाँ से जो उस जहाज में जो लोग फंसे हुए हैं 137 लोग फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट कर कर यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है और रेस्क्यू करने के बाद वो यहाँ पर लैंड करता है और एक चेतक में तकरीबन 3 से 4 लोग आते हैं। उन्हें यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ये चेतक वापस जाता है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो चेतक है अभी वहाँ से जो जहाज है वहाँ से एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू ऑपरेशन करके यहाँ पे उसको वापस ला रहा है और ठीक इसी जगह ये लैंड करेगा। लैंड करने के बाद जो लोग जहाज में फंसे हुए थे उनको यहाँ से सुरक्षित यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद ये वापस जाएगा। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो न्यूज 18 इंडिया की टीम है वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर मौके पर मौजूद है और ये जो बड़ा जहाज है वो जहाज वहाँ पर फंस चुका हुआ है दहानू इलाके में और देखिए सेफ तौर पर जो चेतक चॉपर है वो यहाँ से रेस्क्यू कर लोगों को वापस ला रहा है। एक बार में ये जो चेतक है 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू करता है और रेस्क्यू करने के बाद इसे यहाँ पर ड्रॉप आउट करता है। ड्रॉप आउट करने के बाद वापस ये जो चॉपर है जो कोस्ट गार्ड का चेतक चॉपर है वो वापस जाता है और जहाज जो वहाँ फंसा हुआ है वहाँ पर लोगों को एयरलिफ्ट करता है। ये देखिए जो लोग यहाँ से उतारे जा रहे हैं बाकायदा जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं वो यहाँ पर सबकी एंट्री कर रहे हैं, बाकायदा उनसे पूछ रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल ले रहे हैं और जो रेस्क्यू के उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था सर, कितने दिन से आप लोग फंसे हुए थे वहाँ पर? सिर्फ 3 दिन फंसे थे। 3 दिन से। क्या जब साइक्लोन का अलर्ट दिया गया तो आप लोग को पता था कि इतना साइक्लोन इतना डेंजरस हो जाएगा? वो इतना मालूम नहीं था, हमको कैप्टन ने बोला था 100 नहीं तो 80-70 स्पीड आई। 180 से। कितने लोग थे बार्ट में?
हम लोग 137। कितने लोग अभी भी हैं? अभी 10 आदमी हैं। जो पूरे ऑपरेशन को हेड कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। प्रकाश सर, ये ऑपरेशन कब से चल रहा था और कितने लोग रेस्क्यू किया जा सका अभी तक? अभी हमने करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया है सर, और करीब सुबह 8 बजे से हमने ऑपरेशन शुरू किया है ये, और जिसके तहत सभी बंदों को यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। और सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे IT स्कूल के पास में, जहाँ पे इनको रखा गया है, और सभी अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवाती तूफान टाउटे की सबसे ज्यादा मार समंदर किनारे रहने वाले मछुआरों पर पड़ी है। मुंबई मड बीच इलाके में तूफानी हवाओं की चपेट में आने से मछुआरों की नावें टूट गई है। कई नाव समंदर की तेज लहरों में टकराने की वजह से टूटी। इतना ही नहीं, मछुआरों के मकान भी तूफान की चपेट में आ गए। कई मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। और बताया यह गया कि समंदर में जब ऊंची ऊंची लहरें उठी तो समंदर में ही लंगर डालकर किनारे खड़ी किए गए ये जहाज आपस में टकराने लगे और टूटकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। अब क्रेन के जरिए इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ये वही नाव हैं जो इन मछुआरों की जीविका का इकलौता साधन भी है। क्या ताजा हाल हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। चक्रवात के प्रकोप की मार सबसे ज्यादा समंदर के किनारे रहने वाले मछुआरों ने झेली है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि चक्रवात की वजह से कई जो मछुआरों की बोट थी वो अचानक ही समंदर में बह गई थी। किसी तरह से किनारे लाया गया, लेकिन पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाला जा रहा है कि इन्हीं की मरम्मत किसी तरह से की जाए। लेकिन किनारों का हाल इससे भी बदतर है। यहाँ पर देखें, ये हाल आपको दिखाई पड़ेगा कि ये मछुआरों की बोट है, टूटकर टुकड़े हो चुकी है। चक्रवात जब आया, उसकी तेज हवाएं चली, उसके चलते कहीं न कहीं ये बोट्स जो है वो चपेट में आई और इसके बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होके जो है टूट चुकी हैं। ये हाल केवल इसी का नहीं, किनारे पर और भी जो बोट्स हैं उनका हाल भी आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। ये बोट्स भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। किनारे पर सबसे ज्यादा मार जब चक्रवात आया, इस दौरान जो तेज हवाएं चली उसके थपेड़ों से ये कहीं न कहीं पूरी तरह से टूट चुकी हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मछुआरों को ही हुआ है। हालांकि जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से कहा गया है, राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि मछुआरों के लिए किया जाएगा, लेकिन स्थिति समंदर में अभी भी गंभीर ही बनी हुई है, क्योंकि कई जो मछुआरों की बोटें थी वो लौटी नहीं है, साथ ही साथ उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा जो बोट्स हैं यहाँ पर मौजूद वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमने जो है सारे लोगों को जो है उनको आदेश दे दिए थे और उनको किनार पे ले आए थे। उनको देख सकते हैं आप कि ये किनारे पे आने के बाद हवा इतनी जोरदार थी कि ये बोट आपस में टकराई और आपस में टकरा के इनका नुकसान हुआ और सारी बोटें किनारे पे आ गई थी। जो अंदर पैसेंजर्स बोट्स थी उसके लिए सरकार ने जो है कोस्टल गार्ड की मदद ली है, आर्मी की, नेवी की मदद ली है और उनके जरिए जो है उनको बचाने का काम शुरू है। इसके अलावा ये तूफान इतना भयंकर था, इसकी जो रफ्तार थी इतनी भयंकर थी, कई लोगों के घर भी जो है वो महाराष्ट्र में उद्ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। उन सबको भी जो है सरकार अपनी तरफ से भरपाई देगी। समुद्री तटों पर ही आफत देखने को नहीं मिली, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी इसका असर हुआ। मुंबई की कांदिवली में तो तूफान की वजह से एक भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे पूरी तरह से सड़क बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वहां लंबा जाम लगने लगा। एक एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस गई। आनन फानन में बीएमसी की टीम वहां पर पहुंची, पेड़ को काटकर सड़क से हटाने का काम शुरू किया गया और तब जाकर यह रास्ता साफ हो पाया। चक्रवात का असर मुंबई की सड़कों पे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा, जहां पर पेड़ धाराशाही होकर पूरी सड़कों पे गिरे हुए थे। अब उन्हें हटाए जाने का काम शुरू किया गया है ताकि रास्तों को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। धाराशाही हुए ये पेड़ जो चक्रवात आया था ताउते, उसके तेज हवाओं और साथ ही साथ मूसलाधार बरसात की वजह से लगातार अपनी जड़ों से टूटकर, अपने हिस्सों से टूटकर जो है वो दूर तक फैल चुके थे। सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और कहीं न कहीं यातायात जो था वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। और ऐसे में बीएमसी ने जब बरसात अब थोड़ी रुकी है, स्थितियां थोड़ी सामान्य हो रही हैं, उसके मद्देनजर इन पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया है। फिलहाल जो है कई हिस्सों में पेड़ों को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा ताकि यातायात जो है वो
जारी रखा जा सके। एसेंशियल सर्विसेज जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और साफ तौर पे ये भी देखें कि इतना हिस्सा ये जो ट्रक में लोड किया गया हुआ है, इतना हिस्सा सड़कों पर बिखरा पड़ा हुआ था और इसी वजह से सड़कें पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी और यातायात पूरी तरह से एसवी रोड पर हो नहीं पा रहा था। फिलहाल जो टूटे हुए पेड़ हैं, जो टूटे हुए हिस्से हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिसिटी पोल भी जो है गिरे हुए हैं, जो है बिजली की सप्लाई भी ठप हुई है। उन सब चीज़ों को फिलहाल सामान्य स्थिति में लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त और बीएमसी का ऑपरेशन चालू है। इसके अलावा कई जगह पे एनडीआरएफ भी इसी तरह के ऑपरेशंस करके यातायात और जनजीवन जो है वो सुचारू रूप से चलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तूफान का असर अब भी देखा जा रहा है। चक्रवाती तूफान टाउटी की वजह से अब भी मुंबई में तेज हवाएं चल रही है। गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही है। तेज हवाओं की चपेट में आने की वजह से आसपास की इमारतों को नुकसान भी हुआ है। क्या ताजा हाल है, पारस दामा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। टाउटे तूफान मुंबई से गुजर चुका है मगर अपने निशान जो है पूरे मुंबई में छोड़ के गया है। जहां मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे इसकी तबाही के निशान अभी भी दिख रहे हैं, वहीं एक तरफ इस गेटवे ऑफ इंडिया पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं जो भी तबाही कल इस चक्रवात के कारण हुई थी उसको साफ करने की पूरी कोशिश हो रही है। मगर जो अभी भी समुद्र है वो गुस्से में दिख रहा है। अभी भी जो है ये समुद्र डरावना दिख रहा है, जहाँ लहरें कुछ फीट जो हैं अभी भी ऊपर उठ रही है। मगर जो नुकसान हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया पे, ये बहुत बड़ा इलाका माना जाता है मुंबई पे, उस नुकसान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेरे दाईं ओर जो है ये पूरे बैरिकेड्स लगे होते हैं होटल के, ये किस तरीके से बिखर के गिर गए हैं। ये बहुत भारी बैरिकेड्स होते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हवा जो है वो चल रही होगी। अभी भी कुछ लोग जो हैं ये होटल कर्मचारी हैं जो इस पूरे बैरिकेड्स को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड पे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितने भारी बैरिकेड्स हो गए और हवा कितनी तेज होगी कि ये टूट कर बिखर गए। यहाँ 3 लोग लगे हुए हैं इन बैरिकेड्स को हटाने में, तब भी नहीं हटा पा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि ये हवा जो है वो कितनी तेज होगी जिसकी वजह से ये बैरिकेड जो है वो टूट के गिर गए हैं। दाईं ओर जो है वहाँ पे मुंबई पुलिस के बैरिकेड्स लगते हैं लोगों को रोकने के लिए, लोगों की चेकिंग के लिए। ये बैरिकेड्स भी टूट के गिर चुके हैं पूरी तरीके से। ये भी बहुत भारी बैरिकेड्स होते हैं। इस बीच ये पूरी जमीन जो है ना वो भी गिर के नीचे आ गई है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान टाउटी ने गुजरात में भी भारी तबाही मचाई है। टाउटी तूफान की वजह से गिर सोमनाथ, पोरबंदर और अमरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अमरेली, जूनागढ़ और पोरबंदर में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला। ऊना में तो हवा की रफ्तार से एक मोबाइल टावर पत्तों की तरह ढेर हो गया। 14 जिलों में हाई अलर्ट भी गुजरात में जारी किया गया। गुजरात पहुंचने के बाद देर रात टाउटे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तटों से टकराया। इसके बाद दीव में तेज हवाएं चली जिससे भारी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से वहां कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे सड़कों पर गिर गए। गोवा में भी टाउटे का असर देखने को मिला। बड़ा नुकसान गोवा में भी हुआ। गोवा में कई जगह पेड़ टूट गए। एनडीआरएफ की टीम उन्हें हटाने में जुटी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह तूफान अब कमजोर पड़ चुका है। टाउटे तूफान से तो दीव की सूरत ही बिगड़ी दिखाई दे रही है। तेज हवाओं की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पेड़ उखड़कर गिरे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं दूर तक। इतना ही नहीं, तूफान की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप तक उखड़ गया है। कई मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों को देखकर इस नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में किस तरह से इस चक्रवाती तूफान ने कोहराम मचाया। कमजोर घरों की छतें उड़ गई। एक सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे नजर आ रहे हैं। इन्हें हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश हो रही है। सबसे खास बात ये कि तूफान कितना भयंकर था इसका अंदाजा इस पेट्रोल पंप की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। पेट्रोल पंप का पूरा शेड उखड़ गया। पेट्रोल पंप ही पूरी तरीके से नेस्त नाबूद नजर आ रहा है। किस तरह का हाल इस पूरे इलाके में जब तेज तूफान ने वहां सब कुछ बिखेर दिया था। जनक दवे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। टाउटे का लैंडफॉल दीव में शुरू हुआ और दीव में इसका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं। नुकसान काफ़ी यहाँ से दिख रहा है। देखिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे पूरा पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरा
क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ दूर भी आप देखें तो पूरी तरीके से तबाही का मंजर साफ तौर पे दिख रहा है। पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर होटल्स हैं, होटल के जो शेड से बड़े वो भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बार्बर शॉप है, पूरी तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिला के कहें कि लगातार ये जो बर्बादी का और तबाही का तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर देखी जा रही है।